थोड़ा सा कूल ऑफ हुए हैं हम। 25,000 के ऊपर गए थे, 25,030, 25,035 वो इंटरडे स्क्रीन्स पर आएगा, पर वो अड़चन वाला जोन था, उस जोन से कूल ऑफ हुए हैं। अच्छी बात थी आज आईटी और लंबे अरसे बाद बैंक्स इंडेक्स से बेहतर 2.5% निफ्टी बैंक भी मजबूती के साथ ट्रेड करा है। दो इंपॉर्टेंट पिलर्स मजबूत थे, पर क्या पूरी खुशी एक साथ नहीं आती। ऑटोज उल्टा ठंडा पड़ गए और अच्छा खासा ठंडा पड़ रहे हैं ऑटोज तगड़े मोमेंटम के बाद, तो मामला थोड़ा सा वहां पे आके अटका हुआ है। खैर, ये मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे, टिकर टीम तो मार्केट्स को बारीकी से नीचे चला ही रही है, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। हम चले मैनेजमेंट के पास। पहले दिखा देता हूं अर्बन कंपनी के आईपीओ का रिलेटेड डिटेल्स, क्विक स्नैपशॉट दे देता हूं, बाकी ग्राफिक्स के तौर पे सारा धंधा समझाने की कोशिश हो रही होगी। आज से खुला है, फ्राइडे को बंद होगा। सब्सक्रिप्शन के लिए 98 से 103 रुपए का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 1900 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। इस कंपनी के बारे में डिटेल में चर्चा करने के लिए अभिराज सिंह भाल साहब, इस कंपनी के प्रमोटर, इस कंपनी के को फाउंडर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। अभिराज सर, किसी के लिए कुछ छोड़ा नहीं आपने? आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया मुझे वेलकम करने के लिए। देखिए, मेन डेजिग्नेशन है वर्कर कामकाज करना। बाकी सब तो बनावटी डेजिग्नेशंस हैं। बहुत काम है आगे, और उसी में लगे हुए हैं हम लोग। अच्छा, नहीं अच्छा है, वन मैन आर्मी और बढ़िया है। आपसे बेहतर फिर बिजनेस समझने के लिए कोई है नहीं, समझाने के लिए कोई है नहीं। पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं, बिजनेस है क्या। अब क्योंकि अर्बन कंपनी का तो मैं भी ग्राहक हूं, तो कुछ हद तक जहन में आइडिया है ये कंपनी करती क्या है। मैं अपना पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करता हूं, उसके बाद आप समझाइएगा कितना सही हूं मैं। एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो सर्विस प्रोफेशनल्स को, यानी कि नाई हुआ, मैसुअर हुआ, पेस्ट कंट्रोल वाले, अप्लायंसेस ठीक करने वाले, वो हो गए सर्विस प्रोफेशनल्स, और हम जैसे ग्राहकों को जो ऐसी सर्विसेज ढूंढ रहे हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके जोड़ने का काम। यही बिजनेस है क्या कोर बिजनेस अर्बन कंपनी का? सही समझाया मैंने? तकरीबन तकरीबन आपने सही कहा आशीष जी। अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो एक ग्राहक है जिसे क्वालिटी होम सर्विसेज की ज़रूरत है अपने घर पे, और एक सर्विस प्रोफेशनल है जो कि अच्छी आमदनी की खोज में है। हम इनने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसपे हम इन दोनों को मिलाते हैं, लेकिन हम पूरी की पूरी क्वालिटी कंट्रोल पे भी फोकस करते हैं। तो हम एक कनेक्शंस प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि एक फुल स्टैक प्लेटफॉर्म है, जिसका मतलब है कि हम सर्विस प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें सारे टूल्स और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हें इंश्योरेंसेस, फाइनेंसिंग सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, हर प्रकार से उनकी सहायता करते हैं, ताकि एक हाई क्वालिटी सर्विस एक्सपीरियंस कस्टमर को दिया जाए। और कस्टमर भी जब कोई सर्विस ले रहा है तो वो अर्बन कंपनी ब्रांड से सर्विस ले रहा है। अगर कुछ भी खराब होता है तो ब्रांड की जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को हम पूरा करते हैं। और इस अर्बन कंपनी के रेवेन्यू के स्रोत, मैं आरएचपी में उस डिटेलिंग में गया ही नहीं। मैं जो समझ रहा हूं, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, उसको आप क्लैरिफाई करो तो ज्यादा इजी होगा धंधा समझना। अब ऐसा लगता है, क्योंकि आपके सर्विस प्रोफेशनल्स घर पे भी आते हैं, मेरे घर पे, तो ऐसा लगता है कि जब उन सर्विस प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर रहे हो तो उससे कमाई, वो जो हम उनको पैसे देते हैं वो आप अर्बन कंपनी और सर्विस प्रोफेशनल्स के बीच में कुछ डिवाइड हो रहे होंगे तो उसमें आपकी कमाई। और साथ साथ जब वो सर्विस प्रोफेशनल मेरे घर आता है तो वो प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कर रहा होता है वो अर्बन कंपनी के ही होते हैं, जो पैकेट फाड़ फाड़ के फिर इस्तेमाल करा जाता है। तो शायद वो आपसे ही खरीद रहे हैं तो उससे कमाई। यही रेवेन्यू के स्रोत हैं कि अर्बन कंपनी के? इनमें से दो हैं। जो आप देते हैं सर्विस के लिए, उसका एक हिस्सा हमारे पास आता है, तकरीबन 26% के आसपास। और दूसरा, जो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है सर्विस में और जो टूल्स का इस्तेमाल होता है, वो हम अपने सर्विस प्रोफेशनल्स को बेचते हैं, वो दूसरा है। ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रेनिंग के हम कोई चार्जेस नहीं लेते। वो एक तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट है सर्विस प्रोफेशनल के अंदर और इस पूरे इकोसिस्टम को क्रिएट करने के अंदर। ओके, अच्छा, अब ये जो होम सर्विसेज का मार्केट जिसको आप केटर कर रहे हो,
कोई बॉल पार्क एस्टिमेट ये होम सर्विसेज का मार्केट इस देश में है कितना बड़ा, किस दर से ये मार्केट बढ़ रहा है और किससे आपकी प्रतिस्पर्धा है? एक तो बट ऑब्वियस है, मेरे घर के आसपास जो स्टोर्स हैं, जो शॉप्स हैं, उनसे आप कंपीट कर रहे हो, पर ऐसे संगठित बाजार में बड़ा कंपटीशन किससे आता है? आप किससे कंपीट कर रहे हो? आशीष जी, काफी बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान में। ये रेड सीयर की रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 5 लाख करोड़ का मार्केट है और 10-1% से ग्रो कर रहा है साल दर साल। उम्मीद है कि ये 8 से 9 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा 2030 तक। तो मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन 99% मार्केट आज की तारीख में अनऑर्गेनाइज्ड है। लोकल है, लोकल शॉप्स, लोकल सर्विस प्रोफेशनल्स, और अधिकतर कस्टमर्स अपने जान पहचान के लोकल प्रोफेशनल से ही काम कराते हैं। जो ऑर्गेनाइज मार्केट है और जो ऑनलाइन मार्केट है वो 1% के आसपास ही है आज की तारीख में। उसमें हम जैसे प्लेयर्स हैं और भी कई सारे और छोटे प्लेयर्स हैं। नए नए प्लेयर्स आते रहते हैं, लेकिन हम सभी का काम है एज एन ऑर्गेनाइज्ड इकोसिस्टम इस ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन मार्केट को बढ़ाना, ना कि अपने अंदर compete करना, क्योंकि 99% आज भी अनऑर्गेनाइज्ड और ऑफलाइन है। अच्छा विराट जी, अब तक तो होम सर्विसेज के लिए अर्बन कंपनी जानी जाती थी, लेकिन इस बीच आपने एक अपना नेटिव नाम से ब्रांड भी लॉन्च करा। सर्विसेज से प्रोडक्ट्स की तरफ आप मूव कर रहे हो। वो नेटिव के अंदर आप वाटर प्योरीफायर्स, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स ऑफर कर रहे हो। क्या रैशनल है इसका? और ये जब प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हो, एक थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करके अपनी लेबलिंग के अंतर्गत बेचा जाता है, ये आइडिया क्या है? इसमें मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा क्योंकि ये सवाल हमसे पूछा जाता है, तो इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री और कहानी आपको बताना चाहूंगा। करीब 8-9 साल पहले हमने ये वाटर प्यूरिफायर रिपेयर सेगमेंट में प्रवेश किया था और करीब 7 साल पहले हमने अपने खुद के वाटर प्यूरिफायर के जो अंदर फिल्टर्स और स्पेयर पार्ट्स लगते हैं वो बनाना शुरू किया था, क्योंकि ये कस्टमर की नीड थी। और उस समय हम गए थे बड़े ब्रांड्स के पास पार्टनर करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने विजडम में हमें ना बोल दिया, तो हमें मजबूरन एक तरीके से अपने खुद के प्राइवेट लेबल स्पेयर पार्ट्स बनाने पड़े। 2021 में हम कस्टमर से ये सुनने लगे कि ऐसा क्यों है कि मेरे वाटर प्यूरिफायर को हर 6 से 8 महीने में फिल्टर चेंज, एएमसी सर्विस की जरूरत पड़ती है। क्या आप एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर बना सकते हैं जो कि ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग? करीब 2-2.5 साल की R&D और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद अक्टूबर 2023 में हमने नेटिव ब्रांड लॉन्च किया, जिसमें कि हम एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर कस्टमर्स को देते हैं जिसको 2 साल तक किसी भी प्रकार की सर्विस, मेंटेनेंस या फिल्टर चेंज की जरूरत ना हो, और ये कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ हम अंडरराइट करते हैं। इसका स्ट्रॉन्ग सिनर्जी है हमारे प्लेटफॉर्म के साथ भी, हमारे कस्टमर बेस के साथ और हमारे सर्विस इकोसिस्टम के साथ। तो बाहर से अगर आप देखें तो लगेगा कि काफी अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन रहा है ये, लेकिन हमारे नजरिए से अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर पेन पॉइंट था और बहुत रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन था। एक तरीके से पूरा का पूरा सोल्यूशन हम कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहते थे। अच्छा, ये तो आपने शुरुआत करी लॉक से, वाटर प्योरीफायर से। एक बार कहते हैं ना, वाटर टेस्ट कर लिए तो ये तो प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन कहीं तक भी जा सकता है। तो एक तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है मार्केट प्लेस में, और फाइनेंशियल्स की तस्वीर क्या है? क्या ये नेटिव ब्रांड के अंतर्गत ये प्रोडक्ट जो हैं ये फाइनेंशियल्स इसके ब्रेक इवन पे आ गए हैं या ब्रेक इन की कगार पे खड़े हुए हैं? कहानी है कैसी फाइनेंशियल्स की? इनिशियल रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है आशीष जी। अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट ईयर जब हमने लॉन्च किया था तब हमने केवल 28 करोड़ का ही रेवेन्यू किया था FY24 में। FY25 में वो बढ़ के 116 करोड़ हो गया और फर्स्ट क्वार्टर FY26 में ही ये करीबन 60 करोड़ के आसपास था। तो तेजी से ग्रो कर रहा है। आज लॉस मेकिंग है लेकिन मार्जिन इंप्रूव कर रहे हैं। नेगेटिव 33% मार्जिन था FY25 में, फर्स्ट क्वार्टर में वो नेगेटिव 15% के आसपास आ गया। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये बिजनेस सेगमेंट ग्रो करेगा और जैसे जैसे ग्रो करेगा ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट करेगी और मार्जिन्स भी एक्सपैंड करके। ठीक है। अच्छा अविराज सर, 1900 करोड़ का आईपीओ, 850 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स से रेज कर लिए और डिटेल स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं हम लोग।
ओएफएस है इसमें से 1428 करोड़ का, बाकी फ्रेश इशुएंस। ये जो ओएफएस है ये कंपनी के इन्वेस्टर्स माल छोड़ रहे हैं, इसमें प्रमोटर्स कुछ भी स्टेक रिड्यूस नहीं कर रहे हैं ना, प्रमोटर्स अपना कुछ माल नहीं छोड़ रहे हैं ना। एब्सोल्युटली, ये आपने सही फरमाया। जो 1428 करोड़ का ओएफएस है, उसमें जो हमारे पुराने शेयर होल्डर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। प्रमोटर्स कुछ भी स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अब ये पब्लिक नॉलेज हो गई है, एंकर बुक आ गई है, कि हमारे 4 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हमारे साथ कुछ सालों से जुड़े हुए हैं, स्टेडव्यू, ड्रैगनियर, थिंक इन्वेस्टमेंट्स और आरोही, इन्होंने एंकर बुक में भी पार्टिसिपेट किया है। और एंकर बुक से जस्ट पहले जो हमने प्री आईपीओ किया था, उसमें भी 2 शेयर होल्डर्स जो एग्जिस्टिंग थे, प्रोसेस जो 2021 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एलिवेशन कैपिटल जो 2015 से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने भी शेयर्स खरीदे हैं। तो ये बताएं एक फिर। तरीके से हाँ, अच्छा सर, ये आईपीओ से पहले प्रमोटर्स का स्टेक कहां पे खड़ा हुआ था? आईपीओ सक्सेसफुल होगा, कुछ डाइल्यूट हो रहा होगा, पोस्ट आईपीओ आप और आपके प्रमोटर बंधुओं का स्टेक कहां पे खड़ा होगा? आई थिंक प्री आईपीओ ये 20% से थोड़ी सी ज्यादा थे, और आईपीओ के बाद शायद 20% से हल्की सी कम रहेगी, 20 के आसपास, 20% के आसपास प्रमोटर्स की स्टेक रहेगी। अच्छा, जो फ्रेश इशुएंस का पार्ट है, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे और ऑफिसेस के लीज पेमेंट पे इस्तेमाल। न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मतलब अर्बन क्लैब का ऐप तो मैं इस्तेमाल करता हूं, ये किस तरह की न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे स्पेंड करना चाहते हैं? और ये नए ऑफिस स्पेस क्या जो आप अपनी रीच अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस कंट्री बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें नए ऑफिसेस खड़े होने होंगे, उसके लिए ये लीज रेंटल का पैसा इस्तेमाल होगा क्या? जी बिल्कुल। सो जो नई टेक्नोलॉजीज है, टेक्नोलॉजी हमारी जैसी कंपनी में बहुत ही अहम एक हिस्सा है, और एआई में अब हम बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि सर्विस क्वालिटी, कंप्लायंस, जो हमारे एसओपीज हैं उनका, वो एआई के थ्रू हम बेटर कर सके, ह्यूमन डिपेंडेंसी कम हो सके। तो उस डायरेक्शन में हमारा ये इन्वेस्टमेंट जाएगा। जो लीजेस की बात की, ये ज़्यादातर हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए लीज जाएंगी। बोला गया है ऑफिस लीजेस, बट ये अधिकतर हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे। जैसे जैसे हम नए ट्रेनिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश करेंगे, तो वहाँ पे खर्चा होगा। ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत ही एक अहम हिस्सा है क्वालिटी कंट्रोल के लिए और आगे आने वो वाले ऑफिस स्पेस मतलब वो ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए आप दरअसल स्पेंड कर रहे होगे। अच्छा, फाइनेंशियल्स पे आ रहा हूं। रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग था। FY24 साल दर साल 30% रेवेन्यू जंप, और FY25 में 38% का जंप था। इबीटा लॉसेस रिड्यूस हो रहे थे, और आपका आरएचपी कहता है एडजस्टेड इबीटा तो हमारा पॉजिटिव हो गया है। ये इबीटा और एडजस्टेड इबीटा में डिफरेंस क्या है? क्या वो शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस की आपने उसमें बात करी थी, ये मतलब क्या ईसॉप्स रोल आउट कर रहे थे, ये उसका एडजस्टमेंट है क्या, अगर एडजस्टेड पे जा रहा हूं तो? आपने ये ठीक कहा। एडजस्टेड इबिडा और इबिडा में अधिकतर जो फर्क है वो शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन का है, जो कि ईसॉप्स हैं। अम, देखिए, अगर आप मुझसे पूछे तो मेन मैट्रिक्स तो पैट, पीबीटी और कैश फ्लोज ही होता है। जब तक कंपनी उस दर पर नहीं आ जाती कि वो प्रॉफिटेबल हो जाए, ये इंटरिम मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं, ताकि शेयर होल्डर्स को दिखे कि हाँ, एक पाथ है कंपनी का लॉन्ग टर्म पैट और लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज जनरेट करने का। तो FY25 की अगर मैं बात करूं, तो 1144 जो हमारा करोड़ का रेवेन्यू था, उसमें एडजस्टेड इबिटा 12 करोड़ था, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 28 करोड़ के आसपास था। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्रेक इवन के ही कगार पे कंपनी थी। पहले लॉस मेकिंग थी। जैसे जैसे हमने रेवेन्यू को ग्रो किया, हमारे जैसे बिजनेसेस में फिक्स कॉस्ट लीनियरली नहीं ग्रो करते, आपको शुरू में इन्वेस्ट करना पड़ता है टेक्नोलॉजी में, ट्रेनिंग में, ब्रांडिंग में, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो करेंगे, लेकिन टॉप लाइन के साथ उसी तेजी से नहीं ग्रो करेंगे, तो वो मार्जिन एक्सपेंशन दिखता है। तो आज हम ब्रेक इवन की कगार पे हैं, और आगे आने वाले समय में हम फोकस करेंगे कि हमारे जो कोर बिजनेसेस हैं, जैसे इंडिया सर्विसेज, उनमें वो ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिटेबल है, 10% एडजस्टेड EBITDA पे है, उसमें मार्जिन एक्सपेंशन दिखता रहे। जो हमारे नए बिजनेसेस हैं, हाँ, नेटिव और इंस्टा हेल्प, एक नई कैटेगरी जो हमने लॉन्च की है, इनमें अभी इन्वेस्टमेंट लगेगा। हाँ, हम शेयर होल्डर्स को
अर्निंग्स कॉल के जरिए काफ़ी ट्रांसपेरेंटली बताएंगे कि ये किस स्तर पे हैं, इनमें और कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितने समय तक ठीक बात, और समझ कब गया। तक। अच्छा, स्टार्टअप के लिए मैट्रिक्स अलग होते हैं, वो लाइन आइटम्स अलग हो जाते हैं, पर हम रिटेल को ना एक ही चीज समझ में आती है, नफा नुकसान। अब अर्बन कंपनी सस्टेनेबल बेसिस पे, नेट लेवल पे एक प्रॉफिटेबल एंटिटी कब तक बन जाएगी? आशीष जी, क्लियर गाइडेंस तो मैं नहीं दे सकता, ये सेबी के रूल्स के खिलाफ होगा। बट मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पूरी मेहनत रहेगी। लॉन्ग टर्म में हम एक बहुत बड़ी और इम्पैक्टफुल कंपनी बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी भी बनाना चाहते हैं। प्रॉफिट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वही एक सस्टेनेबल तरीका है लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन का। थोड़ा आपको हमें समय देना पड़ेगा, आज भी हम यंग कंपनी है, हमारे ग्रोथ एम्बिशंस हैं। मैं शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा हमें समय दें, थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं और एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ हमारी कंपनी के साथ जुड़ें। लॉन्ग रन में हम आपको निराश नहीं करें। एक इम्पैक्टफुल कंपनी तो बन गई है, अब वो फाइनेंशियल सी ट्रेजेक्टरी, ये बात सही है, अभी आप नहीं बात कर सकते, एक बार सक्सेसफुल लिस्टिंग हो जाए तो आपसे फिर वापस बातचीत करेंगे सर उस पर। अभिराज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, क्विकली इस पे राजेश अग्रवाल सर को जोड़ लिया जाए। राजेश सर, अर्बन कंपनी, कोविड टाइम से तो मैं इसकी सेवाएं काफी इस्तेमाल कर रहा हूं, आज तक मैं लौट के नहुए की दुकान पर नहीं गया हूं। आप इस्तेमाल कर रहे हो नहीं कर रहे हो? और आईपीओ पे व्यू क्या है, पैसा लगाना है क्या? देखिए आशीष जी, ऐसा है कि आपने सही कहा, कोविड के समय से लोगों की नज़र में आई। और जहाँ तक मेरी बात है, सीरियसली मैं ये कहूँ कि मैंने आज तक कभी भी कोई भी सर्विस नहीं ली है इनकी, तो मैं उस पर नहीं कमेंट कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप नंबर्स पे देखें तो FY25 में ग्रोथ दिखी, कई सालों के लॉस के बाद पहली बार बॉटम लाइन प्लस हुआ। और फुल स्टैक प्लेटफॉर्म है, चाहे होम का हो चाहे ब्यूटी सर्विसेज का हो, और न केवल भारत में बल्कि यूएई, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया वगैरह में भी है। 14.6 मिलियन कस्टमर्स हैं, सब कुछ सही है। लेकिन और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, सिंगापुर सोवरेन फंड जैसे उन्हें एंकर इन्वेस्टर के हिसाब से पैसे डाले हैं, सब कुछ सही है। लेकिन दो चीजें मुझे थोड़े से कंसर्न देती हैं। एक तो जो एक इनकी डिपेंडेंस गिग वर्कर्स पर बहुत ज्यादा है, दूसरी वैल्यूएशन आज की डेट में बहुत स्ट्रेच है। मैं कहता हूँ कि इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए, सिर्फ इस नजरिए से कि हमें फ्लिपिंग करनी है, लॉन्ग टर्म फ्लिपिंग करनी है, मतलब कमाई हो जाए तो आईपीओ से बाहर, लिस्टिंग के बाद बाहर आ जाए, ऐसा? यस, लिस्टिंग गेन के लिए करना है। ठीक बात। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक। चलिए, निफ्टी 950 960 पे थोड़ा मामला कूल ऑफ हो गया है, थोड़ी ब्रेथ भी कूल ऑफ हो रही है। ऐसे में कमाई के अड्डा में डिटेल्ड कवरेज देखिए ब्रेक के उस पार। नमस्कार।